हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारे टर्म 1 के सिलेबस में 3 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस सॉल्ट्स और मेटल एंड नॉन मेटल। पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है केमिकल रिएक्शन और क्या होता है केमिकल इक्वेशन, है ना। तो क्या है भाई केमिकल रिएक्शन, पहले हम लोग डिफाइन करते हैं क्या है केमिकल रिएक्शन, किस तरह से हमें केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, है ना। तो एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है भाई, नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, किससे, पुराने सब्सटेंस से। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जहां पर दो उन सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट, जहां पे दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेगा और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, उस नए सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। जिन पुराने सब्सटेंस से रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो उन्हें कहेंगे हम लोग रिएक्टेंट। क्लियर। जैसे देखिए यहां पर किस तरह डिफाइन करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन को। एक केमिकल रिएक्शन is a process in which two substances or molecules react together to form new substance। क्या है केमिकल रिएक्शन, जहां पर भाई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो जो दो पुराने सब्सटेंस थे जो आपस में रिएक्ट किए उसे कहेंगे हम लोग रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बना उसे कहेंगे हम लोग प्रोडक्ट। क्लियर। सपोज कर ले ए और बी आपस में रिएक्ट कर गए और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया सी प्लस डी, तो ए और बी क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। सी और डी क्या कहलाएंगे भैया, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, और ये कहलाएंगे प्रोडक्ट्स। क्या कहलाएंगे, ये प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। कोई दिक्कत, तो ये हो गया डेफिनेशन किसका, एक केमिकल रिएक्शन का, है ना। अब देखिए यहां पर, अब एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, एक केमिकल रिएक्शन में ये होता है कि भाई पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। क्या होता है कि भाई जो पुराने मॉलिक्यूल्स थे उनके बॉन्ड ब्रेक हुए और जो नया सब्सटेंस बना उनमें क्या हुआ, नए बॉन्ड बने। क्लियर, समझते हैं हम लोग इसको। जैसे हम लोग ये कह रहे हैं, सपोज कर लेते हैं, हम एक और रिएक्शन लिखते हैं, दो मॉलिक्यूल A2 और B2 आपस में रिएक्ट कर गए और एक नया सब्सटेंस बन गया AB। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगा देते हैं। A दो थे, दो एटम्स थे, B के दो एटम्स थे, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो एक नया सब्सटेंस बन गया AB। तो इसमें हुआ क्या कि भाई ये जो मॉलिक्यूल था A2, उसमें A और A के एटम के बीच में बॉन्ड थे। B2 में क्या था भैया, B और B एटम के बीच में बॉन्ड था। अब वो जो A और A के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तभी ना वो A B के साथ जुड़ पाएगा। तो A और A के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर गया, B और B के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर गया और A और B के बीच में नया बॉन्ड बन गया। समझ में आया। और इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग यहां पर 2 लगा दिया हमने, क्योंकि भाई दो एटम्स A के थे तो यहां पर मैं 2 लगा दिया, 2A हो गया। दो एटम B के थे, ये 2 एटम्स B के हो गए, कोफिशिएंट 2 लगा दिया। बात क्या है, बात ये है कि भैया A और A के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, B और B के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ और A और B के बीच में नया बॉन्ड बन गया। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक केमिकल रिएक्शन involve breaking of older bonds, पुराने बॉन्ड टूटेंगे
एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स अकर। एक केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होगा भाई? पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। क्लियर? यही होगा एक केमिकल रिएक्शन में, है ना? तो क्या कह रहे हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन? एक केमिकल रिएक्शन है क्या? तो एक केमिकल रिएक्शन में जहां पर दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेंगे और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। जो पुरानी सब्सटेंस है वो कहलाएंगे रिएक्टेंट, जो नया सब्सटेंस बना उसे कहेंगे हम लोग प्रोडक्ट। क्लियर? है ना? रिएक्टेंट को हम लोग एरो के राइट साइड में दिखाएंगे, प्रोडक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में दिखाएंगे, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए हमारे पास होगा एक एरो। क्लियर? ये हो गया हमारे पास क्या? केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। अब अगर हम लोग इसके एग्जांपल देखें, कहां पर हुआ भाई केमिकल रिएक्शन? अगर अपने हम लोग क्या होगा भाई केमिकल रिएक्शन में, और क्या कह सकते हैं हम लोग? जनरली केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इन जनरल a chemical reaction cannot be reversed। रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार जो पुराने बॉन्ड टूट गए, नया बॉन्ड बन गया, अब वो वापस प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट नहीं देगा, है ना? ये ना डिफरेंस हम लोग पढ़े थे क्लास 7-8 में, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस के बीच का डिस्टिंग्विश करने में। क्या देखा था हमने भाई? फिजिकल प्रोसेस में कभी नया सब्सटेंस नहीं बनता। क्लियर? फिजिकल प्रोसेस में क्या होगा भाई? फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को हमने फ्रीज कर दिया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया। वाटर को हमने फ्रीज कर दिया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया। तो क्या वो एक केमिकल प्रोसेस है? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया अगर H2O वाटर था यानी लिक्विड फॉर्म में था, इसी को ना हमने वाटर कहा था, केमिकल फॉर्मूला तो H2 वाटर का तो H2O ही होगा। अब अगर हमने इसे फ्रीज कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस या उससे लोअर टेंपरेचर में, तो वो बन गया H2O सॉलिड। अब कह देंगे हम इसे आइस। क्या कोई नया सब्सटेंस बना क्या? नहीं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। पहले भी H2O था, बाद में भी H2O ही है। तो ये कैसा प्रोसेस है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। वाटर को आइस में कन्वर्ट करना, फ्रीज करना कैसा प्रोसेस है? एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना? केमिकल प्रोसेस किसे कहते हैं? जहां पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, पुराने सब्सटेंस से नए सब्सटेंस बनेंगे। यहां पहले भी H2O था, बाद में भी H2O है, और ये रिवर्सिबल होगा। भैया हमने पानी को फ्रीज कर दिया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया, बाद में वो आइस क्या होगा? वापस उसे फ्रीज से बाहर निकाल देंगे, हायर टेंपरेचर में ले जाएंगे, अबव 0 डिग्री सेल्सियस ले जाएंगे, वो वापस से मेल्ट कर जाएगा, वापस से वो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? तो फिजिकल प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा। यानी कि आप अगर उस प्रोसेस को कुछ आपने चेंज लाया है, फिजिकल चेंज लाया है, तो वो चेंज वापस से पहले ऐसा हो सकता है। लेकिन केमिकल प्रोसेस जनरली रिवर्सिबल नहीं होता। आगे हम लोग हायर क्लासेस में जानेंगे कि कुछ केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शन भी होते हैं, लेकिन इन जनरल, है ना भाई, अगर घर में तुमने लेकर के आया किसी प्रोजेक्ट के लिए भिंडी और उसे मम्मी ने बना दिया, है ना, सुबह स्कूल जाते हो तो पता चला भाई नाश्ते में मिल रहा है मुझे भिंडी खाने के लिए, रोटी और भिंडी, है ना, मम्मी के पास रोते हुए जाओगे कि मम्मी आपने क्या किया, है ना, भिंडी को पका दिया, मुझे अब स्कूल लेके जाना था, वापस से अब मुझे कच्चा भिंडी बना के दो, तो होगा क्या? वो जो भिंडी का भुजिया बन गया जो, वो वापस से बनेगा क्या? कच्चा भिंडी बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि कुकिंग ऑफ फूड कैसा प्रोसेस है? एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता। क्लियर? कुकिंग ऑफ फूड क्या है? केमिकल प्रोसेस है। तो जो केमिकल प्रोसेस होता है वो जनरली रिवर्सिबल नहीं होता। फिजिकल प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों नहीं होता? क्योंकि केमिकल प्रोसेस में पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बन गए, और वो नए बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए वो बने हैं पुराने बॉन्ड से। अब वो नया बॉन्ड वापस से ब्रेक नहीं करेगा और पुराने बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इसीलिए जो एक बार रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिए, वो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे। कोई दिक्कत? तो क्या डेफिनेशन हो गया केमिकल रिएक्शन का? A chemical reaction is a process in which new substances are formed from the older ones। नए सब्सटेंस बनेंगे पुराने सब्सटेंस से। क्लियर? नए सब्सटेंस बनेंगे पुराने सब्सटेंस से। जो पुराने सब्सटेंस थे उन्हें कहेंगे हम लोग रिएक्टेंट्स, जो नए सब्सटेंस बने उन्हें कहेंगे हम लोग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम लोग किधर लिखेंगे? एरो के लेफ्ट साइड में। रिएक्टेंट को कहां लिखेंगे? राइट साइड में। क्लियर? होता क्या है इस प्रोसेस में? इसमें होता ये कि भाई जो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स थे, केमिकल बॉन्ड्स थे, वो ब्रेक करेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। जब नया सब्सटेंस बनेगा तो उसमें नए बॉन्ड बनेंगे। क्लियर? और इसीलिए कहते हैं कि भाई एक केमिकल प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा।
क्लियर, वो बॉन्ड्स वापस से ब्रेक नहीं होंगे। कोई डाउट? तो ये था भाई हमारा डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन का। अब डेफिनेशन देखते हैं हमारा केमिकल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है भाई केमिकल, हमारे चैप्टर का नाम क्या था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मैंने पहले बताया केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, अब देखते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन। केमिकल इक्वेशन, क्या डिफाइन करेंगे भाई केमिकल इक्वेशन को? तो केमिकल इक्वेशन क्या है भैया? जब एक केमिकल रिएक्शन का हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, है ना? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया अगर हमने एक केमिकल रिएक्शन का, तो उसी कहेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। देखिए हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन को? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या कह सकते हैं हम लोग इसको फॉर्मुलेटिव रिप्रेजेंटेशन। जो भी हमने अलग अलग सब्सटेंस रिएक्ट किए था, जो भी न्यू सब्सटेंस बना था, उन सबका फॉर्मूला लिख दें हम लोग, जो भी केमिकल फॉर्मूला होगा उनका वो लिख दें हम लोग। तो फॉर्मुलेटिव रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं आप, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं या फॉर्मुलेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is known as chemical equation। उसी के हम लोग केमिकल इक्वेशन कहेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन। हाँ भाई, जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन एग्जांपल लिख ले जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल जो एनसीईआरटी में एग्जांपल आपको दिया गया है वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, है ना? जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो ब्राइट लाइट के साथ बर्न होता है ना? और क्या फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है, एयर के ऑक्सीजन से, तब बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो एक केमिकल रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल पे, तो उसको लिखते हैं, है ना? क्या था भाई? केमिकल रिएक्शन दिया हुआ कि भाई जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करेंगे एयर में, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया क्या? केमिकल रिएक्शन। अब इसी का हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है, फॉर्मुलेटिव रिप्रेजेंटेशन करना है। तो कैसे लिखना होगा भाई? देखिए यहां पे जल्दी से मैग्नीशियम का सिंबल बता दें जल्दी से, Mg। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? मैग्नीशियम प्लस Mg। ऑक्सीजन है क्या हो जाएगा? O2, O2 गैस। क्लियर? मैग्नीशियम हम ले जाते हैं भाई, सॉलिड होता है। कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद केमिकल इक्वेशन बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला लिखना सीखना पड़ेगा हमें। केमिकल इक्वेशन अगर आपने लिखने हैं तो आपको फॉर्मूला यानी से उस कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मालूम होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। और ये हमने पढ़ा था क्लास 9 में, जब हमने पढ़ा रहे थे हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जहां पे वैलेंसी थी, है ना? तो वैलेंसी वाले पार्ट में हमने पढ़ा था हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला। हम लोग थोड़ा सा उस पर काम करेंगे हम लोग, क्योंकि जब तक हम लोग वो फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। तो हम लोग कैसे किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं, है ना? पहले तो हम इसके बारे में कर, इसको पूरा कर ले हम लोग। हाँ भाई, तो मैग्नीशियम प्लस O2 कंबाइन किया तो बन गया ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये ऊपर वाले रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन हो गया, फॉर्मुलेटिव रिप्रेजेंटेशन हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। हाँ, अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि व्हाई ए केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। लेकिन सबसे पहले हम लोग फार्मूला ऑफ द कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग ये डेफिनेशन पूरा करते हैं, फिर हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला, उस पे काम करेंगे कैसे हम लोग केमिकल फार्मूला लिखेंगे। क्लियर? हाँ जी, देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2 दोनों कंबाइन कर दिया, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करें, कितने एटम है यहाँ पे? ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, यहाँ पे 1 एटम है। यहाँ लगा दूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना भाई, फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला तो MgO रहेगा। तो जब भी उसे बैलेंस करना होगा तो आगे में लगाएंगे हम लोग, उसको कहते हैं लोग कोफिशिएंट। क्या कहते हैं सुन लो? कोफिशिएंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे O2 है, इसके आगे हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं भाई, 2 ऑक्सीजन हो गया। 2 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब मैग्नीशियम आइटम भी 2 हो गए, तो अब हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, अब मैग्नीशियम आइटम भी बैलेंस हो गया। तो ये जो नंबर हमने लगाया ना, ये जो नंबर लगाया हमने, इसे कहते हैं लोग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, रिएक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट।
बैलेंस करने के लिए जो हम लोग नंबर लगाएंगे, जो न्यूमरल्स हम लोग यूज करेंगे टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, इसे कहेंगे हम लोग रिएक्शन कॉफिशिएंट, है ना। कॉफिशिएंट कहते हैं इसको हम लोग, कॉफिशिएंट कहते हैं, कोई दिक्कत है ना। एनीवे, तो चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग केमिकल इक्वेशन का क्या डेफिनेशन हो गया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन। तो क्या नाम था भाई हमारे चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन देखा हमने, केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन देखा। क्या कहा हमने केमिकल रिएक्शन में, क्या है भाई केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन क्या, इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म फ्रॉम द ओल्डर वंस। क्लियर, जहां पे पुराने सब्सटेंस, एक प्रोसेस इन विच टू और मोर मॉलिक्यूल और सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जो न्यू सब्सटेंस बना उसे हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट, जो पुराने सब्सटेंस जो रिएक्ट किए उसे कहेंगे नो रिएक्टेंट्स। कोई डाउट है ना। और केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या पढ़ा, केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन ये पढ़ा कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं तो उसे अगर हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दे उस केमिकल रिएक्शन का, फॉर्मूलेटिव रिप्रेजेंटेशन कर दे, उसे कहते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन, है ना। केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द फॉर्मूलेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। गुड आउट। तो यही था चैप्टर का नाम, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोनों डेफिनेशन हमने देख लिया, चैप्टर खत्म नहीं, अभी तो चैप्टर हमने स्टार्ट किया, जस्ट डिफाइन किया अभी हमने केमिकल रिएक्शन को और इक्वेशन को। अब हम लोग देखेंगे भाई, हाँ एक बात अभी हमने बताया कि भाई केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, कंपाउंड का भाई एलिमेंट है, चलो ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये सब तो सिंपल चीजें थी, है ना। कंपाउंड का फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Mg होगा। जब तक MgO होगा तो ये जब तक हमें ये फॉर्मूला नहीं मालूम होगा कंपाउंड का, तो हम उसे सही केमिकल इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे और ये चैप्टर में आगे मुझे दिक्कत आएगी। सबसे पहले हम लोग कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने देंगे, पहले हम लोग कुछ कंपाउंड देते हैं और आप उसका फॉर्मूला लिख के दिखाएं, है ना। चलिए कंपाउंड दे रहा हूं मैं आपको लिखने के लिए, कैल्शियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे आप मुझे। पहला कैल्शियम क्लोराइड, सेकेंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सिंपल सा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ये 6 कंपाउंड मैंने लिखा है, इनका जरा आप लोगों ने फॉर्मूला बता देना, क्लियर है ना। आपके पास 60 सेकेंड टाइम है, यानी कि 1 मिनट। चलिए आपका टाइम ओवर हो गया। अब हम लोग बात करें जल्दी, यदि मैं फॉर्मूला लिखता हूं फिर सिखाता हूं कैसे लिखूंगा केमिकल फॉर्मूला, कैसे लिखेंगे हम लोग केमिकल फॉर्मूला। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सोडियम सल्फेट Na2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल 2,
एंड कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल 2। क्लियर? बहुत लोगों ने ये फॉर्मूला सारे लिख लिए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, है ना? तो कैसे लिखना है ये केमिकल फॉर्मूला तो वो सीखते हैं हम लोग, है ना? क्लियर? एनीवे देखिए आप, बहुत सिंपल है। क्लास 9th पे हमने पढ़ा था कैल्शियम एक बाइवैलेंट रेडिकल होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है कैल्शियम की 2+। क्लोराइड की वैलेंसी होती है -1। हमने क्या पढ़ा था? क्रॉस कर देना भाई अलग अलग वैलेंसी वाली को। तो फॉर्म हमने 2 को इधर लिया है, 1 इधर लिया है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, CaCl2 फॉर्मूला हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+ आयन होता है वो, है ना? और ऑक्साइड की होती है 2 माइनस, मतलब नेगेटिव रेडिकल है वो, इसकी वैलेंसी 2 होती है। क्रॉस कर ले, क्या हो जाएगा भाई? 3 इधर ले आओ, 2 इधर ले आओ, फॉर्मूला बन गया Al2O3। क्लियर? फिर से सोडियम सल्फेट, सोडियम एक मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल है, उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, अब +1 होता है। सल्फेट SO4 2 माइनस, ग्रुप ऑफ रेडिकल्स है, ग्रुप ऑफ आइटम है यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन, एक नेगेटिव रेडिकल है, इसमें 2 यूनिट नेगेटिव चाहिए तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। 2 इधर कर ले, 1 इधर कर ले, Na2 2 इधर आ गया, Na2 और 1 तो लिखने की जरूरत नहीं भाई, SO4 हो गया सोडियम सल्फेट। ZnSO4 जिंक की वैलेंसी होती है 2+, ये बाइवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल है। सल्फेट की वैलेंसी होती है 2 माइनस। क्लियर? क्या होती है वैलेंसी इसकी? 2 माइनस। दोनों का चार्ज सेम है तो फिर भाई आपको क्रॉस करने का नीड नहीं है, सीधा कंबाइन कर दो ZnSO4। क्लियर? अगर दोनों रेडिकल्स की वैलेंसी कैटायनिक रेडिकल और एनायनिक रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव रेडिकल दोनों की वैलेंसी सेम है तो आपने क्रॉस करने का नीड नहीं है। लेड नाइट्रेट, लेड की वैलेंसी है 2+, नाइट्रेट की है माइनस, क्रॉस कर दे, 2 इधर 1 इधर, फॉर्मूला बन गया PbNO3 होल 2। क्लियर? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम में कैल्शियम हो गया 2+, फॉस्फेट हो गया 3-, क्रॉस कर दे, 3 इधर 2 इधर, फॉर्मूला हो गया Ca3PO4 होल 2। तो हमने ये याद है भाई फॉर्मूला लिखना आसान है, अगर मुझे मालूम होगा कौन से रेडिकल्स, पॉजिटिव रेडिकल्स में कितना उसकी वैलेंसी है, नेगेटिव रेडिकल में क्या वैलेंसी है, अगर ये मालूम हो गया तो हम लोग फॉर्मूला आसानी से लिख लेंगे, है ना? और फॉर्मूला हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि हमने जब भी केमिकल इक्वेशन लिखना है तो हमें क्या करना है? उस केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूलेटिव रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है? फॉर्मूलेटिव रिप्रेजेंटेशन करना है उस केमिकल रिएक्शन का। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूलेटिव रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें कंपाउंड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अब हम कैसे लिखेंगे कंपाउंड का फॉर्मूला? तो अगर मुझे मालूम है उस पॉजिटिव रेडिकल में क्या वैलेंसी है, नेगेटिव रेडिकल में क्या वैलेंसी है, तो हमने क्रॉस कर लेना है और फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो अब हम लोग देख लें, अभी हमें याद क्या रखना होगा? कौन कौन से मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल है, किन किन पॉजिटिव रेडिकल में +1 चार्ज आते हैं, किसमें +2 चार्ज आते हैं, किसमें +3 चार्ज आते हैं। नेगेटिव रेडिकल में किसमें -1 होता है, किसमें -2 होता है, किसमें -3 होते हैं, कौन कौन से एनायनिक रेडिकल में क्या क्या उसकी वैलेंसी है, किसी -1 वैलेंसी है, -2 वैलेंसी है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आगे, क्योंकि जब तक वो हम लोग क्लियर नहीं करेंगे हम लोग कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से उसको देख लेते हैं हम लोग, है ना? रेडिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। रेडिकल किसे कहते हैं? चार्ज स्पेसिस को। क्लियर? पॉजिटिव रेडिकल्स या फिर नेगेटिव रेडिकल्स हो जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। ये देखा जाए तो ये मेरे चैप्टर का पार्ट नहीं है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट नहीं है, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हमने कहा भी केमिकल इक्वेशन के लिए हमें फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड लिखना जरूरी है, तो हम लोग इसलिए पहले लोग सीख ले रहे हैं हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। तो वो कैसे देखा हमने, कैसे लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला? अगर हमें मालूम होगा पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल में कितने कितने चार्ज है तो हम क्रॉस करके बना लेंगे। तो मुझे बस दिक्कत ये है कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था और हम लोग भूल गए, हमारे दिमाग से स्किप कर गया। बहुत सारे पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल के बारे में हमें याद भी नहीं है या फिर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग जल्दी से एक बार एक कलेक्शन कर लेते हैं पॉजिटिव रेडिकल्स का और नेगेटिव रेडिकल्स का। क्लियर? तो रेडिकल्स कहते हैं जो भी चार्ज स्पीशीज होते हैं उसे कहते हैं रेडिकल्स। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे पॉजिटिव रेडिकल्स। पॉजिटिव रेडिकल्स, क्लियर? पॉजिटिव रेडिकल्स में भी हमने क्या कर लेंगे हम लोग, है ना, एक बना देंगे भाई मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स, यानी वो पॉजिटिव रेडिकल्स जिनमें +1 चार्ज होता है। बाइवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स, वो पॉजिटिव रेडिकल्स जिसमें +2 चार्ज होते हैं। और ट्राइवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स,
वो पॉजिटिव रेडिकल जिसमें 3+ चार्ज होते हैं। क्लियर? कुछ एग्जांपल है वो देख लेते हैं, एटलीस्ट कम से कम जो मुझे इन चैप्टर्स में रिक्वायरमेंट होगा उनके बारे में बात कर लेते हैं। मोनोवैलेंट में K+ सोडियम प्लस, K+ पोटाशियम प्लस, है ना, नाम तो आप जान लें, सोडियम Na को कहते हैं सोडियम, पोटाशियम K को पोटाशियम। क्लियर? पोटाशियम को लोग K से लिंक करते हैं। उसके अलावा आप लिख सकते हैं हम लोग रुबिडियम प्लस, या फिर रहने देते हैं हम लोगों को Ag+ सिल्वर प्लस। जो हमें जरूरत पड़ेगा उन्हीं मोनोवैलेंट रेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? जो हमें इस चैप्टर में रिक्वायर्ड होगा। क्लियर? Ag+ है, उसके बाद H+ आए, हाइड्रोनियम आए, H+ आए, ये भी एक मोनोवैलेंट इंपॉर्टेंट रेडिकल है, हमें रिक्वायर्ड हुआ यहाँ पर। Ag+, सोडियम प्लस, K+, कॉपर प्लस। कॉपर में जब +1 होता है तो इसे कहते हैं लोग क्यूपरस। कॉपर एक वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, बहुत बार +1 और बहुत बार +2, यानी जब ऐसे एलिमेंट हो जो वेरिएबल वैलेंसी, जैसे सिल्वर हमेशा +1 शो करेगा, इसका फिक्स्ड वैलेंसी होती है ना। पोटाशियम, सोडियम हमेशा मोनोवैलेंट ही होते हैं, हमेशा +1 बनाते, कभी +2 या +3 नहीं बनाते। कॉपर वेरिएबल शो करता है, कभी +1 भी बनाएगा, कभी +2 भी बनाएगा। चलो बाइवैलेंट +2 वाले में पहले कॉपर को लिख देते हैं। कॉपर 2+ जब होता है तो उसे कह देते हैं लोग क्यूपरिक। कॉपर जब बाइवैलेंट रेडिकल बना रहा होगा, +2 बना रहा होगा, तो उसे हम लोग कह देंगे क्यूपरिक, है ना। उसके अलावा कैल्शियम 2+, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें रिक्वायर्ड होगा इस चैप्टर में अक्सर। कैल्शियम के कंपाउंड्स बहुत सारे पढ़ने हमने। क्लियर? मैग्नीशियम Mg2+, मैग्नीशियम इसे मैग्नीशियम कहते हैं। क्लियर? और कौन हो जाएगा भाई बाइवैलेंट रेडिकल्स में हम लोग जो जरूरत पड़ेगा, बेरियम का हमें जरूरत पड़ेगा चैप्टर में। Ba2+, बेरियम एक बाइवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल 2+ है इसमें। फेरस, आयरन जब +2 में होता है तो ये भी वेरिएबल शो करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं फेरस। एक और पॉजिटिव रेडिकल का जो हमें इस चैप्टर पर जरूरत पड़ेगा वो है लेड, Pb2+, लेड भी एक बाइवैलेंट रेडिकल है, इसी का और हमें रिक्वायरमेंट है लेड का। क्लियर? ट्राइवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स में अगर हम लोग देखें तो फेरिक, आयरन हमने कहा था वेरिएबल शो करता है, यानी जब एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा स्टेट शो करे, कभी एक से ज्यादा वैलेंसी एग्जिबिट करे, तो हम कहेंगे भाई इसका वेरिएबल वैलेंसी है। जैसे आयरन ने अभी हमने लिखा था +2 में फेरस में, अब +3 में भी लिख रहे हैं, है ना। कॉपर को हमने +1 में भी लिखा था क्यूपरस, +2 में लिखा उसे क्यूपरिक। क्लियर? जब हायर ऑफ स्टेट में रहेगा, जब ज्यादा वैलेंसी रहेगी तो इक लगा देते हैं, लोअर वैलेंसी में अस, जैसे याद देखो फेरस प्लस कम वैलेंसी थी सी तो फेरस, ज्यादा वैलेंसी वाली सी 3+ है तो फेरिक कह देंगे, क्या कहेंगे इसमें फेरिक, इक लगाएंगे हम लोग सफिक्स के तौर पे इक, IC इक लगेगा। कम था उसका वैलेंसी आयरन का, +2 था तो फेरस था। इसी तरह कॉपर में +1 था, कम थी वैलेंसी, क्यूपरस अस लगा हुआ था, OUS अस। और जब उसका हायर वैलेंसी आई +2 वाली आई तो क्यूपरिक हो गया ना। क्लियर? तो फेरिक डाल देंगे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव ट्राइवैलेंट रेडिकल में। एल्यूमिनियम, हाँ ये इंपॉर्टेंट होगा हमारा 3+, एल्यूमिनियम एक ट्राइवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल है। ये वो रेडिकल्स हैं जो आपको थ्रू आउट इस चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे जब कंपाउंड बनाना होगा। तो पहले हमने बस, ऐसे तो बहुत सारे रेडिकल्स हैं, बहुत सारे मोनोवैलेंट रेडिकल्स हैं, हमने उस पे फोकस किया जिनके कंपाउंड्स हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाले हैं इस चैप्टर में, या आगे भी क्लास 10 में जरूरत पड़ने वाले हैं। एनीवे, तो ये हम लोग ये कुछ एग्जांपल लिखा हमने पॉजिटिव रेडिकल्स है। रेडिकल जिसे कहते हैं चार्ज स्पेसीज, जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे कहते हैं लोग रेडिकल्स। पॉजिटिव रेडिकल्स हो सकते हैं, नेगेटिव रेडिकल्स हो सकते हैं। जल्दी से इसे आप कॉपी करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया ये? चलिए हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अब नेगेटिव रेडिकल्स का। नेगेटिव रेडिकल्स यानी वो रेडिकल्स जिसमें नेगेटिव चार्ज है, यानी एनायनिक रेडिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो पहले हमने बताया पॉजिटिव रेडिकल यानी कैटायनिक रेडिकल, अब एनायनिक रेडिकल का बात कर रहे हैं। तो एनायनिक रेडिकल में भी फिर से हम लोग कुछ मोनोवैलेंट हो सकते हैं, यानी कि जिनमें 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। बाइवैलेंट भी हो सकते हैं, यानी जिनमें 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। और ट्राइवैलेंट भी हो सकते हैं, यानी कि जिनमें 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। मोनोवैलेंट रेडिकल 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, बाइवैलेंट रेडिकल्स यानी कि 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, और ट्राइवैलेंट इट मींस 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है उसमें। क्लियर? चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल से एग्जांपल।
सबसे पहले जो बहुत कॉमन होगा क्लोराइड, Cl माइनस, क्लोराइड, इसे कहते हैं लोग क्लोराइड, क्लोराइड कहते हैं। Br माइनस, ब्रोमाइड, ये जो हमें जरूरत पड़ेगी, पहले हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, I माइनस, आयोडाइड, F माइनस, फ्लोराइड, NO3 माइनस, नाइट्रेट। अभी हमने दिया था लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, अब देखो कैसे बनेगा वो, है ना। अभी देखा था लेड +2 में था नाइट्रेट -1 PbNO3 होल 2 फॉर्मूला लिखा था हमने, नाइट्रेट। एक और एग्जांपल का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास एसीटेट का, CH3COO-, से कहते हैं लोग एसीटेट आया, एसीटेट। ये कुछ नेगेटिव रेडिकल्स है, मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, बाइकार्बोनेट, HCO3-, इसे हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, क्लियर। अच्छा एक और छूट गया, ऐसे कहीं पे स्पेस होगा हमारे पास, चलो यहां लिख देता हूं, यहां लिख ऊपर में OH-, हाइड्रोक्साइड, 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 ये भी इंपॉर्टेंट नेगेटिव रेडिकल है, क्लियर। हाइड्रोक्साइड, OH-। अब कुछ बाइवैलेंट रेडिकल देख लेते हैं, इसमें 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्साइड, बहुत कॉमन, O2-, ऑक्साइड। अभी हमने देखा था सल्फेट, SO4(2)-, सल्फेट दिया था हमने फॉर्मूला लिखने के लिए, सोडियम सल्फेट, सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट बाइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल है, एनायनिक रेडिकल है। उसके अलावा हम लोग डाल सकते हैं सल्फाइड, S2-, सल्फाइड, सल्फाइड, SO3(2)-, सल्फाइड। सल्फाइड का फिलहाल इस चैप्टर में हमें जरूरत नहीं पड़ने वाला, सल्फाइड, सल्फेट जो इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोनेट, CO3(2)-, कार्बोनेट। कार्बोनेट एक इंपॉर्टेंट बाइवैलेंट रेडिकल है ना। ये कुछ बाइवैलेंट एनायनिक रेडिकल के बारे में बात कर लिया। अब ट्राइवैलेंट एनायनिक रेडिकल में देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि नाइट्राइड, या पहले सबसे पहले फॉस्फेट। अभी हमने देखा था फॉस्फेट दिया था कैल्शियम फॉस्फेट बनाने के लिए, फॉस्फेट, वहां पे बहुत लोगों का फॉर्मूला नहीं बन पाया था वो कैल्शियम फॉस्फेट का, है ना। कैल्शियम क्या होता है 2+, फॉस्फेट 3- क्रॉस किया, Ca3PO4 होल 2, क्लियर, फॉस्फेट हो जाएगा। एक ट्राइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल का एग्जांपल। नाइट्राइड, N3-, नाइट्राइड। फॉस्फाइड, P3-, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, क्लियर। फॉस्फेट इसमें इंपॉर्टेंट होगा, फॉस्फेट इसमें हमें इंपॉर्टेंट होगा। और एक और हमारे पास नेगेटिव रेडिकल है जो इंपॉर्टेंट है, कहीं पे अगर जगह बन जाए तो हम लोग मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल के लिए, है ना, तो वो हम लोग देख लेते हैं कहीं पर, यहां पे लिख देता हूं, मोनोवैलेंट के ऊपर में लिख देता हूं यहां पर, क्लियर। पर मैग्नेट, MnO4-, ये भी मोनोवैलेंट है, इसलिए मोनोवैलेंट के ऊपर लिख दे रहा हूं, पर मैग्नेट, पर मैग्नेट, पर मैग्नेट, क्लियर। तो ये हो गए कुछ हमारे पास मोनोवैलेंट कैटायनिक रेडिकल और बाइवैलेंट कैटायनिक रेडिकल, ट्राइवैलेंट कैटायनिक रेडिकल्स, मोनोवैलेंट एनायनिक रेडिकल्स, बाइवैलेंट एनायनिक रेडिकल्स और ट्राइवैलेंट एनायनिक रेडिकल्स के एग्जांपल। और फिर अगर हमें रेडिकल्स मालूम है तो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग लिख पाएंगे, क्लियर। और पर्टिकुलरली जो इस चैप्टर में हमें अलग अलग फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड का रिक्वायरमेंट है, हमने उनके रेडिकल्स हमने देख लिए, क्लियर, है ना। उन रेडिकल्स को जिनसे हमें कंपाउंड बनाने वो हमने देख लिए, क्लियर। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अभी हमने दिया था लेड नाइट्रेट का लिखने के लिए, तभी हमने देखा ना, अभी देखिए यहाँ पे ये लिखा था हमने लेड नाइट, देखिए यहाँ पे लेड कहाँ पे है भाई, ये लेड नाइट्रेट Pb2+, क्या है, बाइवैलेंट रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल है, क्लियर। और हमने देखा भी नाइट्रेट, नाइट्रेट कहाँ पर है, ये देखिए ये पहुंचा, ये नाइट्रेट है यहाँ पर, नाइट्रेट मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल है। फॉर्मूला लिखना था हमें लेड नाइट्रेट का, क्या लिखा गया था, लेड नाइट्रेट। जब भी हमें कंपाउंड का नेम लिखा जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव रेडिकल का नाम पहले और नेगेटिव रेडिकल का नाम बाद में। और जब हम फॉर्मूला भी लिख रहे हैं तो भी पहले पॉजिटिव रेडिकल, कौन भैया, लेड, क्या था, बाइवैलेंट। नाइट्रेट कहां है, यहां पर, क्या था,
मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल था, क्रॉस किया था हमने, फॉर्मूला बना PbNO3। और जब आपका रेडिकल एक ग्रुप ऑफ आइटम होगा तो उसे, और वो अगर मल्टीपल टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स या 3 टाइम आ रहा है, तो उसे आप ब्रैकेट होल करके इसे ब्रैकेट में डाल करके, स्मॉल ब्रैकेट में डाल करके आप होल 2 लिखेंगे, है ना। ऐसे लिखेंगे, अगर हम ऐसे लिख देते, अगर ये हम ब्रैकेट नहीं डालते तो कैसा लगता है भाई, NO3 2 बार है, ये 2 आ गया, तो यहाँ पे ऐसे ये लगेगा भाई 32 ऑक्सीजन हो गया, नहीं। तो हमने क्या करना भाई, उसे ब्रैकेट में डाल के लिखना है। जब भी ग्रुप ऑफ एटम वाला रेडिकल होगा ना, तो वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आते हैं, तो उन्हें हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में डाल करके 2 या होल 2 या होल 3 लिखना होता है। समझ में आया बात, क्लियर। तो ये हो गया लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला जो अभी हमने दिया था। जब हम लोग रेडिकल से मालूम हो गया कि कौन मोनोवैलेंट है कौन बाइवैलेंट है, तो फॉर्मूला लिखना आसान हो गया। जैसे कि हमने दिया था आपको कैल्शियम फॉस्फेट का लिखने के लिए, कैल्शियम फॉस्फेट का लिखने के लिए दिया था। जल्दी से बताएं कैल्शियम क्या था, देख रहे हैं यहाँ पे जल्दी से, पीछे वाले पेज में जाकर के। कैल्शियम कहां पे, ये है कैल्शियम भैया, क्या है भैया, बाइवैलेंट रेडिकल है, बाइवैलेंट कैटायनिक रेडिकल है कैल्शियम। फॉस्फेट कहां भाई साहब, फॉस्फेट कहां पे एनायनिक रेडिकल में, ये आ गए फॉस्फेट भाई साहब। क्या है भैया, ट्राइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल है, क्या है, ट्राइवैलेंट रेडिकल है। चलो जल्दी से फॉर्मूला लिखते हैं, कैल्शियम 2 प्लस फॉस्फेट PO4 को कहते हैं, तो PO4 3 माइनस को क्रॉस कर ले, 3 इधर 2 इधर, क्या बन गया फॉर्मूला, Ca3। यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम है नहीं, सिंगल एटम है, तो कोई ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, फॉस्फेट एक ग्रुप ऑफ एटम वाला रेडिकल है, तो ये मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो इसे हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे होल 2। कोई डाउट, बन गया फॉर्मूला कैल्शियम फॉस्फेट का, और लोगों का नहीं बना था, आसानी से बन जाएगा। तो अगर हमें ये रेडिकल्स मालूम है, तो हम कंपाउंड का फॉर्मूला आसानी से लिख पाएंगे। और हमें इसकी जरूरत है, जब हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, हमें इसका रिक्वायरमेंट होगा। तो इसलिए पहले हमने थोड़ा सा आगे बढ़ने, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले हमने ये सीखा हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का अगर हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, क्लियर। तो आज की क्लास के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे प्योरली फोकस करेंगे और उसी को लेके कंटिन्यू करेंगे, क्लियर। थैंक यू। ये पॉज कर यहाँ